हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज काफ़ी समय पश्चात मैं वीडियो लाया हूं। कारण यह है कि मैं खुद उत्तराखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं, तो मेरे चैनल पर बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो इसलिए रिस्पांस भी बीते दिनों कम ही मिला। तो मैं अपनी तैयारी में लगा रहा और यूट्यूब से दूरी बना ली। और आज कारण फिर से यूट्यूब पर आने का यह रहा कि मैं अपने वीडियो पर कमेंट देख रहा था। किसी एस्पिरेंट, नाम उनका मैं भूल गया हूँ क्या था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप बहुत अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, अब आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है, अब तो परीक्षा नज़दीक है, प्लीज़ और वीडियो बनाइए। तब मैंने सोचा कि यार मेरे साथ कम लोग जुड़े हैं, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं उन्हें कुछ वीडियो के माध्यम से 2-4 नंबरों का ही फ़ायदा पहुँचे, जिससे वे भर्ती परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। और सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि ये 1-2 नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और कई लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा या पता है कि मैं खुद लगभग 3 से 4 परीक्षाओं में एक या फिर 1-2 नंबर से रहा हूँ। तो मैं उन 1-2 नंबर की कीमत खुद समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो भी एलटी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उन्हें एग्ज़ाम के लिए 2-4 नंबर का कम से कम फ़ायदा ज़रूर कराऊँगा। बस आप लोग सब्र रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और अपने अच्छे कमेंट करते रहिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट रह सकूं, जिसकी मुझे भी अभी बहुत आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचालन होगा यदि अध्यापक, ए ऑप्शन है तैयार नोट्स में पढ़ाएंगे, बी पूर्व तैयारी का नोट बनाएंगे तथा उनका मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, सी सहसा वक्तव्य देंगे, डी दृष्टांतों के माध्यम से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचालन होगा यदि अध्यापक क्या करेगा, दृष्टांतों के माध्यम से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, दृष्टांत मीन्स कि उदाहरण के माध्यम से अगर हम व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, दृष्टांत कहते हैं उदाहरण। ठीक, तो उदाहरण के माध्यम से अगर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे तो व्याख्यान क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मैस्लो ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया है। ए ऑप्शन है स्वाभाविक व कृत्रिम, बी जन्मजात व अर्जित, सी जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है वो सब राइट है। जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरक के रूप में वर्गीकरण किया है मैस्लो साहब ने। और हम जानते हैं स्वाभाविक और कृत्रिम, ये वर्गीकरण किया था अभिप्रेरकों को, किसने किया था, थॉमसन महोदय ने। किसने, थॉमसन। और जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक के रूप में वर्गीकरण किया था गैरेट महोदय ने। किसने किया था, गैरेट महोदय ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, हर्बर्ट के द्वारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु कितने सिद्धांत दिए गए थे। अब सबको हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना उस ध्यान आ रहा होगा, तो 5 में सभी लोग टिक कर रहे होंगे। आप लोग जो बिल्कुल भी इस आंसर का
सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत बताए थे दैनिक पाठ योजना के। वो 4 आप सुन लीजिएगा हर्बर्ट के। स्पष्टता, दूसरा क्या था, व्यवस्था, तीसरा संबंध और चौथा था प्रयोग। ठीक है। और हम पंचपदी उसके पाठ्य योजना के पंचपद वो तो जानते ही हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा क्या होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो? ये ऑप्शन है मैजिक लालटेन, बी फ्लैश कार्ड, सी लिंग्वाफोन, डी टेलीविजन। तो वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है उसे हम कहते हैं मैजिक लालटेन। क्या कहते हैं? मैजिक लालटेन। फ्लैश कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं चित्रों को प्रदर्शित करना फ्लैश कार्ड कहलाता है नहीं? और ऐसे ही एक बुलेटिन बोर्ड वो भी होते हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा आप। लिंग्वाफोन आप जानते ही होंगे, ठीक है, श्रव्य सामग्री है। टेलीविजन दृश्य श्रव्य सामग्री, बहुत अच्छी उपयोग की जाने वाली साधन शिक्षा में। प्रश्न नंबर 5, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, बी सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, सी है सफलता से बचने की प्रवृत्ति, डी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। अगर आप चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उसकी तैयारी के लिए आप डटे हैं, तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा ही है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता? ए है अभिक्षमता, बी अभिवृत्ति हो गए, ठीक, ये है अभिवृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको? एटीट्यूड। सी है बुद्धि, डी व्यक्तित्व। तो कौन सा है जो आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? तो हम ये जानते हैं कि व्यक्तित्व और बुद्धि जो हैं ये तो आनुवंशिकता से कहीं ना कहीं निर्धारित होते हैं, तो ये दो तो निर्धारित नहीं है का ऑप्शन नहीं है। अब 2 बचे ऑप्शन हमारे पास, अभिक्षमता और अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड जो है बनाया जाता है, ठीक, ये आनुवंशिकता से कोई निर्धारण इसका नहीं होता है एटीट्यूड का। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्षमता भी कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 7, फ्लैनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है नंबर ए चित्रों को प्रदर्शित करने में, बी फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, सी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करने में, डी है स्लाइड के प्रदर्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जी। फ्लैनल बोर्ड के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चित्रों को प्रदर्शित करने में फ्लैनल बोर्ड, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको एक और कहा बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड किससे संबंधित है और क्या है बुलेटिन बोर्ड, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। चलो इतना तो बता दिया मैंने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए ऑप्शन है हर्बर्टसन, बी किलपैट्रिक, सी जॉन डीवी, डी स्किनर। तो ये हम जानते हैं प्रादेशिक विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है हर्बर्टसन, ठीक है। प्रादेशिक विधि क्या होती है जानते हैं, ठीक।
प्रादेशिक विधि, जहाँ इसको सामान्यतः SST वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ए ऑप्शन है क्रोध, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी निद्रा। जन्मजात अभिप्रेरक, इसका सही आंसर है निद्रा। निद्रा जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, बी विकास सतत प्रक्रिया है, सी विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अभी तक आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और ऑप्शनों को अगर हम देखें तो विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विकास तो आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों का, वातावरण दोनों का परिणाम होता है ना। विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। एक समान गति तो विकास की न ही बालक बालकों में होती है, न बालक बालिकाओं में हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को अपसारी चिंतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अपसारी और अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी जो एक सृजनात्मकता से संबंधित है और अभिसारी जो बुद्धि से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अपसारी चिंतन में सम्मिलित किसको नहीं किया जाता? ये ऑप्शन है मिथ व्ययिता, बी प्रवाहिता, सी असाधारणता, डी विशिष्टता। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा मिथ व्ययिता। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन में प्रवाहिता तो होती है, फ्रीक्वेंसी है ना, और असाधारणता तो होती है, अनबिलीवेबल। डी विशिष्टता तो होती है। ठीक है, विशिष्ट होगा तभी तो सृजनात्मक कार्य करेगा, असाधारण होगा तभी तो सृजनात्मक कार्य करते हैं, है नहीं। तो ये हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। गार्डनर के विचारों में अंतरिक्ष यात्री, समुद्री यात्री एवं कलाकार में कौन सी बुद्धि उच्च मानी जाती है? तो ये तो ऑप्शन देख के आप बता देंगे। ये ऑप्शन है वाचिक भाषाई, बी दृष्टि स्थानगत, सी अंतर्व्यक्तिक, डी अंतःव्यक्ति। अंतःव्यक्ति जो अपने आप में ही मग्न रहता है, ये तो नहीं है भाई। अंतर्व्यक्ति और दृष्टि स्थानगत ये वाचिक भाषाई। तो समुद्री यात्री, अंतरिक्ष यात्री, कलाकार ये सभी क्या हैं? स्थानगत हैं, है नहीं, और दृष्टि वाले हैं। इनमें दृष्टि और स्थानगत बुद्धि उच्च मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण नंबर ए, बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी मानव बनाओ परीक्षण, डी वुडवर्थ डाटा शीट। कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये बताना है जी। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी परीक्षण के बारे में आपने सुना होगा, नहीं? प्रक्षेपी विधियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? प्रक्षेपी मतलब ये समझिए कि प्रक्षेपी मीन्स होता है फेंकना। ठीक, यानी कि अचेतन मन में दबे संवेगों भावनाओं को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना, ये कहलाता है हमारा प्रक्षेपी। ठीक है, या व्यक्ति के अचेतन मन में अनेक भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं या आदि जो चीज दबे रहते हैं, ये सभी प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से ही बाहर निकाले जाते हैं। इनको हम कहते हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण विधियां। ठीक है, इसमें आता है प्रक्षेपी में रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण,
ठीक, रूरसा। और क्या आता है, TAT, CAT, ठीक है, शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, शब्द साहचर्य और वाक्य पूर्ति, ये सब क्या क्या हैं, ये प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, इनसे दबी हुई भावनाओं को प्रकट करने के लिए व्यक्ति की, उसके लिए ये परीक्षण किए जाते हैं। और नंबर 2 होती हैं अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों को भी हम अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे आत्मनिष्ठ, विधियां, आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं इसको, हैं, आत्मनिष्ठ हो गई, और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव, ये भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और एक होती है मनोविश्लेषण विधियां, मनोविश्लेषण विधियां, ठीक है, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं व्यक्तित्व की। आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मकथा, आत्मनिष्ठ यानी कि व्यक्तिनिष्ठ में आ जाएंगी हमारी आत्मकथा आ जाएगा। चलिए, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आप सुन लीजिएगा। आत्मकथा आ जाएंगी आत्मनिष्ठ विधियों में, और क्या आ जाएंगी, प्रश्नावली आ जाएगी, और व्यक्ति का इतिहास, ठीक है, व्यक्ति इतिहास जिसको हम बोलते हैं, और परिसूचियाँ आ जाएंगी, और इंटरव्यू आ जाएगा, आत्मनिष्ठ विधियों में आ जाएगा। और वस्तुनिष्ठ विधियों की अगर हम बात करें तो उसमें निरीक्षण आ जाएगा, समाज नीति आ जाएगी, परिस्थिति परीक्षण आ जाएगा, निष्पादन आ जाएगा। और वहीं मनोविश्लेषण विधियों में अगर हम देखें तो वहाँ मुक्त साहचर्य आ जाएगा, और मुक्त साहचर्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अच्छा, ये हमने आंसर इसका नहीं बताया है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा वुडवर्थ डाटा शीट। मानव बनाव परीक्षण भी, ये भी प्रक्षेपी है, ठीक है, वाक्य पूर्ति ये भी प्रक्षेपी है, शब्द साहचर्य भी प्रक्षेपी है। निम्न में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? प्रबलन कौशल मतलब पुनर्बलन कौशल, ये समझ सकते हैं आप। ए ऑप्शन है अंतःक्रिया वाणी में विविधता, बी विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग, सी समीपता व स्पर्श, डी मौखिक स्वीकृति। चलिए सोचिए अपना आंसर। प्रबलन यानी कि पुनर्बलन कौशल का घटक नहीं है पूछा है। मौखिक स्वीकृति, अब मौखिक स्वीकृति जब तक नहीं होगी तब तक पुनर्बलन कौशल ये तो नहीं हुआ है ना। प्रबलन कौशल का घटक ये तो होगा ही होगा। मौखिक स्वीकृति मिलनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो पुनर्बलन मिलेगा। और समीपता, हम समीप और स्पर्श करके थपथपाना, ठीक है, समीप जाना उनके, वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये प्रबलन कौशल ये तो होगा ही कौशल घटक। विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग, विद्यार्थी ने जो उत्तर दिए हैं उनका प्रयोग पुनर्बलन के रूप में, ठीक, ये तो कौशल का घटक है ही। अब बचता है हमारा ए अंतःक्रिया वाणी में विविधता, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये प्रबलन यानी कि पुनर्बलन कौशल का घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, आज 15 ही क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत जल्दबाजी में ये क्वेश्चन मैंने बनाए। जो ही मैं वीडियो देख रहा था, कमेंट देखे तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है ना। तो अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे सिलेबस पर आधारित 30 प्रश्नों का सेट बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों का सहयोग समर्थन इसमें चाहिए। और अगर इस वीडियो के बाद से अगर चैनल पर 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं या फिर इस वीडियो पर 25 लाइक पहुंच जाते हैं तो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, ये मैं वादा करता हूं। और वो वीडियो हुई पूरे सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट, 30
प्रश्नों का पूर्ण सेट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना होगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने के लिए और आगे और इस काम को जारी रखने के लिए। ठीक है, नहीं तो आजकल जितनी व्यस्तता है कौन क्या कर सकता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21 अ यानी कि ए, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 28। तो इसका सही जो आंसर है, आप अनुच्छेद 21 में भी बहुत से लोग जा रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि संविधान 45 अनुच्छेद में कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, अनुच्छेद 21 भी कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो अधिकार हैं, जो ये दिए गए अधिकार हैं, कौन से? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार को लागू करने के लिए RT 2009 इसको बनाया गया था। RT 9 को 21A के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, अंतर्गत जो अधिकार दिए गए थे यानी निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, इसको लागू करने के लिए बनाया गया था ये अनुच्छेद 21। आ गया समझ में? और ध्यान ये रहे कि ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था। ठीक है, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था और तत्पश्चात 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो आज की वीडियो बस इतनी, और मिलते हैं बहुत जल्द आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।